बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को कोलकाता के आरजीकर अस्पताल में बलात्कार हत्या के विरोध में प्रदर्शन कर रहे डॉक्टरों के साथ बैठक का इंतजार करना पड़ा, जो कभी नहीं हुई। ममता बनर्जी ने डॉक्टरों को शाम 5 बजे राज्य सचिवालय में मिलने के लिए आमंत्रित किया गया था। समय के 25 मिनट बाद 32 डॉक्टरों का एक प्रतिनिधिमंडल सरकार द्वारा निर्धारित सीमा से 15 अधिक पहुंचा, लेकिन उन्होंने हॉल में प्रवेश करने से इनकार कर दिया क्योंकि अधिकारियों ने कहा कि बैठक का सीधा प्रसारण नहीं किया जा सकता। शाम 7 बजे मुख्यमंत्री ने मीडिया को संबोधित करते हुए कहा कि वह आज 2 घंटे से अधिक समय से इंतजार कर रही हैं और उन्होंने पहले 2 निमंत्रणों को ठुकराते हुए देखा है, लेकिन उन्हें जोर देकर कहा कि वह नाराज नहीं है। उन्होंने कहा, हम अपने भाइयों और बहनों से मिलने के लिए 2 घंटे से इंतजार कर रहे हैं। हमने उन्हें पत्र लिखा था और उन्होंने कहा कि वे आएंगे और इसलिए हमने यह व्यवस्था की है। मैंने उनके आने के लिए 2 घंटे तक इंतजार किया, लेकिन हम उनकी भावना का सम्मान करते हैं और उन्हें माफ़ करते हैं। एक महत्वपूर्ण बयान में मुख्यमंत्री ने विपक्ष और प्रदर्शनकारी डॉक्टरों के भारी दबाव के चलते लोगों के हित में इस्तीफा देने की पेशकश भी की। मुझे मुख्यमंत्री का पद नहीं चाहिए। मैं तिलोत्तमा हत्या की शिकार डॉक्टर का नाम के लिए न्याय चाहती हूँ। सीपीआई महासचिव सीताराम येचुरी का निधन हो गया। वे तीव्र श्वसन पंथ संक्रमण के लिए अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान नई दिल्ली में इलाज करा रहे थे। वे 72 वर्ष के थे। येचुरी के परिवार में उनकी पत्नी सीमा चिश्ती, एक बेटा और एक बेटी है। उनके बड़े बेटे आशीष येचुरी का 2021 में कोविड-19 के कारण निधन हो गया। सीपीआई नेता हनान मोहल्ला ने बताया, सीताराम येचुरी सीपीआई महासचिव नहीं रहे। उन्हें एम्स में भर्ती कराया गया था। येचुरी को निमोनिया जैसे सीने के संक्रमण के इलाज के लिए 19 अगस्त को एम्स में भर्ती कराया गया था। उन्हें गहन चिकित्सा इकाई में भर्ती कराया गया था और डॉक्टरों की एक बहुविषयक टीम द्वारा उनका इलाज किया गया था। उनकी अंतिम उपस्थिति अस्पताल से रिकॉर्ड किए गए एक वीडियो के रूप में थी, जहां उन्होंने साथी कॉमरेड और पश्चिम बंगाल के पूर्व मुख्यमंत्री बुद्धदेव भट्टाचार्य को श्रद्धांजलि दी, जिनका पिछले महीने निधन हो गया था। येचुरी अंतिम संस्कार में शामिल नहीं हो सके। उन्होंने 22 अगस्त को अस्पताल से अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर पश्चिम बंगाल के पूर्व मुख्यमंत्री बुद्धदेव भट्टाचार्य के निधन पर शोक व्यक्त करते हुए 6 मिनट का एक वीडियो जारी किया। उन्होंने एक्स हैंडल पर लिखा, यह मेरा नुकसान है कि मैं इस श्रद्धांजलि सभा में शारीरिक रूप से शामिल नहीं हो पाया और कॉमरेड बुद्धदेव भट्टाचार्य को श्रद्धांजलि नहीं दे पाया। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा ने इस सप्ताह मध्य प्रदेश के इंदौर में 2 सैन्य अधिकारियों पर हमले और उनकी महिला मित्र के साथ सामूहिक बलात्कार की घटना को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और सत्तारूढ़ भाजपा की आलोचना की। गांधी ने कहा कि यह भयावह घटना पूरे समाज को शर्मसार करने के लिए पर्याप्त है और भाजपा शासित राज्यों में लगभग न के बराबर कानून व्यवस्था की स्थिति पर दुख जताया। महिलाओं के खिलाफ अपराधों के प्रति भाजपा सरकार का नकारात्मक रवैया जो प्रतिदिन बढ़ रहा है, बेहद चिंताजनक है। गांधी ने कहा, अपराधियों का दुस्साहस प्रशासन की पूरी तरह विफलता और देश में असुरक्षित माहौल का नतीजा है। यह भारत की बेटियों की स्वतंत्रता और आकांक्षाओं पर प्रतिबंध है। समाज और सरकार दोनों को शर्म आनी चाहिए कि और गंभीरता से सोचना चाहिए। वे देश की आधी आबादी की सुरक्षा की जिम्मेदारी से कब तक आंखें मूंदेंगे। उनकी बहन श्रीमती गांधी वाड्रा ने सामूहिक बलात्कार और जूनियर अधिकारियों के दोस्तों का शव हाईवे पर नग्न अवस्था में मिलने को दिल दहला देने वाला बताया। प्रधानमंत्री महिला सुरक्षा के बारे में बड़ी बड़ी बातें करते हैं, लेकिन देश भर की महिलाएं गंभीर प्रयास का इंतजार कर रही हैं। ये इंतजार कब खत्म होगा? देश में हर दिन 86 महिलाएं बलात्कार और क्रूरता का शिकार होती हैं। घर से लेकर बाहर तक, सड़क से लेकर दफ्तर तक, महिलाएं कहीं भी सुरक्षित नहीं हैं। देश की आधी आबादी न केवल असुरक्षित है, बल्कि ऐसी क्रूरता के कारण हर दिन करोड़ों महिलाओं का मनोबल टूटता है। कर्नाटक के मांड्या में नागमंगला कस्बे में तनाव व्याप्त हो गया और गणपति जुलूस पर पत्थर और जूते फेंके जाने के बाद निषेधाज्ञा जारी कर दी गई। इस घटना के लिए हिंदू समूह ने राजनीतिक विवाद के बीच मुसलमानों के एक वर्ग को दोषी ठहराया। सूत्रों के अनुसार परेशानी तब शुरू हुई जब गणपति जुलूस मूर्ति विसर्जन के लिए आगे बढ़ रहा था, जिससे कस्बे में सांप्रदायिक तनाव फैल गया। कुछ रिपोर्टों में आरोप लगाया गया कि यह घटना एक मस्जिद के पास हुई, एक ऐसा दावा जिसे राज्य की विपक्षी भारतीय जनता पार्टी ने भी दोहराया।
केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 70 वर्ष और उससे अधिक आयु के लोगों को स्वास्थ्य कवरेज प्रदान करने के लिए आयुष्मान प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना का विस्तार किया है, चाहे उनकी आय का स्तर कुछ भी हो। सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवा, जैसे कि हम जानते हैं, में एक बड़ा बदलाव होने की उम्मीद है। यह भारत के तेजी से बढ़ते बुजुर्ग नागरिकों की चिंताओं को भी कम करता है, जिन्हें सामाजिक सुरक्षा जाल के बिना चिकित्सा देखभाल, दवाओं और उपचारों की उच्च लागत को देखते हुए अपने रोग के बोझ को प्रतिबंध करना मुश्किल लगता है। वर्तमान में ये योजना आय आधारित है और पात्र परिवारों के सभी सदस्यों को 5 लाख रुपए का साझा वार्षिक कवरेज प्रदान करती है। अनुमान है कि आर्थिक रूप से आबादी के सबसे निचले 40% लोग उनकी उम्र के बावजूद शामिल हैं। कैबिनेट द्वारा योजना के विस्तार को मंजूरी देने के साथ 70 वर्ष और उससे अधिक आयु के सभी नागरिकों के प्रति परिवार 5 लाख रुपए वार्षिक कवरेज प्रदान किया जाएगा। पात्र लाभार्थियों को PMJEY के तहत एक नया कार्ड जारी किया जाएगा। सरकार का कहना है कि 70 वर्ष या उससे अधिक आयु के वरिष्ठ नागरिक और पहले से ही ABPMJEY के तहत कवर किए गए परिवारों से संबंधित अपने लिए प्रतिवर्ष 5 लाख रुपए तक का अतिरिक्त टॉपअप कवर प्राप्त करेंगे। लघु लेख सम्मिलित करें जो लोग पहले से ही केंद्र सरकार स्वास्थ्य योजना, पूर्व सैनिक अंशदायी स्वास्थ्य योजना, आयुष्मान केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल जैसी अन्य सार्वजनिक स्वास्थ्य बीमा योजनाओं का लाभ उठा रहे हैं, वे या तो अपनी मौजूदा योजना जारी रख सकते हैं या ABPMJEY का विकल्प चुन सकते हैं। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा कि सीमा मुद्दे पर चीन के साथ कुछ प्रगति हुई है। मंत्री ने कहा लगभग 75% विघटन समस्याओं का समाधान हो गया है। जयशंकर जो द्विपक्षीय बैठकों के लिए स्विट्जरलैंड के जिनेवा में हैं, उन्होंने ग्लोबल सेंटर फॉर सिक्योरिटी पॉलिसी, एक स्वतंत्र थिंक टैंक में एक संवादात्मक सत्र में यह बात कही। मंत्री ने कहा कि बड़ा मुद्दा सीमा पर बढ़ता सैनिकीकरण है। जयशंकर ने कहा कि जून 2020 की गलवान घाटी की झड़पों में भारत चीन संबंधों की संपूर्णता को प्रभावित किया है। उन्होंने जोर देकर कहा कि कोई सीमा पर हिंसा होने के बाद यह नहीं कह सकता कि बाकी संबंध इससे अछूते हैं। बातचीत चल रही है, हमने कुछ प्रगति की है। मैं मोटे तौर पर कह सकता हूं कि लगभग 75% विघटन समस्याएं सुलझ गई हैं। उन्होंने कहा हमें अभी भी कुछ काम करने हैं। भारत और चीन के बीच संबंध अब तक के सबसे निचले स्तर पर हैं, क्योंकि मई 2020 में लद्दाख में गतिरोध शुरू होने के बाद से दोनों देशों की सेनाएं अपनी अपनी जगह पर डटी हुई हैं। फरवरी 2021 में सैनिकों की वापसी की प्रक्रिया शुरू हुई और तब से जारी है। हिमाचल प्रदेश के शिमला में संजौली मस्जिद को लेकर बढ़ते तनाव के बीच मुस्लिम कल्याण समिति ने नगर आयुक्त से मस्जिद के अनधिकृत हिस्से को सील करने का आग्रह किया और अदालत के आदेश के अनुसार इसे ध्वस्त करने की पेशकश भी की। इस समिति में मस्जिद के इमाम और वक्फ बोर्ड तथा मस्जिद प्रबंधन समिति के सदस्य शामिल हैं। समिति के एक प्रतिनिधिमंडल ने नगर आयुक्त भूपेंद्र अत्री को ज्ञापन देकर यह अनुरोध किया और कहा कि इस इलाके में रहने वाले मुसलमान हिमाचल प्रदेश के स्थायी निवासी हैं और यह सद्भाव और भाईचारे को बनाए रखने के लिए यह कदम उठाया जा रहा है। कल्याण समिति के सदस्य मुफ्ती मोहम्मद शफी कासमी ने कहा, हमें संजौली में स्थित मस्जिद के अनधिकृत हिस्से को ध्वस्त करने के लिए शिमला नगर आयुक्त से अनुमति मांगी है। संजौली मस्जिद के इमाम ने कहा, हम पर कोई दबाव नहीं है, हम दशकों से यहाँ रह रहे हैं और यह फैसला एक हिमाचली के तौर पर लिया गया है। हम शांति से रहना चाहते हैं और भाईचारा कायम रहना चाहिए। अत्री ने ज्ञापन मिलने की पुष्टि की। देवभूमि संघर्ष समिति के सदस्यों ने मस्जिद में अनधिकृत निर्माण के खिलाफ विरोध का आह्वान किया था। समिति के सदस्य विजय शर्मा ने कहा कि हम मुस्लिम समुदाय के कदम का स्वागत करते हैं और व्यापक हित में यह पहल करने के लिए उन्हें गले लगाने वाले हम सबसे पहले लोग होंगे। मस्जिद में विवादित ढांचे को गिराने और राज्य में आने वाले बाहरी लोगों के पंजीकरण की मांग कर रहे हिंदू संगठनों ने बुधवार को संजौली बंद का आह्वान किया था। मस्जिद में कुछ मंजिलों के अनाधिकृत या अवैध निर्माण के मामले की सुनवाई नगर निगम की अदालत में चल रही है। पिछले गुरुवार को हिंदू समूह ने अपनी मांगों को लेकर शिमला के चौड़ा मैदान में विधानसभा और संजौली के आसपास बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन किया।
उष्णकटिबंधीय अवसाद फ्रॉन्सिन वर्तमान में मिसिसिपी के माध्यम से उत्तर की ओर बढ़ रहा है, जिससे भारी वर्षा हो रही है और निचले मिसिसिपी घाटी से जॉर्जिया तक फैले व्यापक क्षेत्र में बाढ़ का खतरा है। सिस्टम की बारिश की पट्टी पहले से ही इस क्षेत्र को प्रभावित कर रही है। साथ ही दक्षिण पूर्व अलाबामा और फ्लोरिडा पैनहैंडल के लिए दोपहर 1 बजे CDT तक बवंडर की चेतावनी जारी की गई है। फ्रांसिस की तेज़ हवाएं और भारी बारिश पहले ही अपना असर दिखा चुकी हैं। हवा की गति 78 मील प्रति घंटे तक पहुंच गई और न्यू ऑस्ट्रेलियंस मेट्रो क्षेत्र में 8 इंच से अधिक बारिश हुई है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने CPI के महासचिव और पूर्व राज्यसभा सांसद सीताराम येचुरी की पत्नी सीमा चिश्ती येचुरी को पत्र लिखा। मैं अपनी और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की ओर से सीताराम येचुरी के दुखद निधन पर अपनी हार्दिक संवेदना व्यक्त करता हूं। वे एक वरिष्ठ नेता थे जिन्होंने अपने जीवन लोगों की सेवा के लिए समर्पित कर दिया। उनकी प्रतिबद्धता और नेतृत्व को हमेशा याद रखा जाएगा और संजोया जाएगा। हम इस कठिन समय में आपके परिवार के प्रति अपनी संवेदनाएं और प्रार्थनाएं व्यक्त करते हैं। हम समझते हैं कि व्यक्तिगत दुख के ऐसे क्षण अविश्वसनीय रूप से दर्दनाक होते हैं और कोई भी शब्द वास्तव में दुख को कम नहीं कर सकता है। ओडिशा के मुख्यमंत्री मोहन मांझी, राजस्व मंत्री सुरेश पुजारी, मुख्य सचिव मनोज आहूजा और अन्य वरिष्ठ अधिकारियों और स्थानीय नेता ओडिशा के मलकानगिरी में बाढ़ समीक्षा बैठक करते हुए दिल्ली नगर निगम की आम सभा की बैठक गुरुवार 26 सितंबर को होगी। इस बैठक का मुख्य एजेंडा स्थायी समिति में एक आकस्मिक रिक्ति को भरने के लिए चुनाव कराना है। यह रिक्ति कमलजीत सहरावत के संसद सदस्य के रूप में चुने जाने के कारण उत्पन्न हुई है। स्थायी समिति के लिए नामांकन दाखिल करने की अंतिम तिथि 19 सितंबर 2024 है। छत्तीसगढ़ के CM विष्णुदेव साय कहते हैं, सरकारें समय समय पर अपने काम की समीक्षा करती हैं और यहाँ 2 दिवसीय कलेक्टर SP कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया जा रहा है। आज पहला दिन था और कॉन्फ्रेंस में कई लोगों ने हिस्सा लिया, जिसमें विभागवार समीक्षा की गई। हमारे कलेक्टरों ने अपने अपने जिले में सरकारी योजनाओं को लेकर जो कुछ किया है उसकी विस्तृत जानकारी दी है। हम कह सकते हैं कि उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है, फिर भी हम इससे संतुष्ट नहीं हैं। हमें और काम करना है और इसके लिए हमने उन्हें सरकारी योजनाओं को हर ज़रूरतमंद तक पहुंचाने को कहा। कल SP भी आएंगे और राज्य की कानून व्यवस्था की स्थिति पर चर्चा होगी। रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन और भारतीय नौसेना ने 12 सितंबर को लगभग 1500 ओडिशा के तट पर चांदीपुर स्थित एकीकृत परीक्षण रेंज से वर्टिकल लॉन्च शॉर्ट रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया। यह उड़ान परीक्षण एक भूमि आधारित वर्टिकल लॉन्चर से कम उड़ान वाले उच्च गति वाले हवाई लक्ष्य के विरुद्ध किया गया। परीक्षण के दौरान हथियार प्रणाली ने सफलतापूर्वक लक्ष्य को ट्रैक किया और उस पर हमला किया। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने कहा, MSR को विकास केंद्र के रूप में विकसित किया जा रहा है और आर्थिक मास्टर प्लान लॉन्च किया है। हम 2027 तक अपना $1 ट्रिलियन का लक्ष्य पार कर लेंगे। महाराष्ट्र GDP में बड़ा योगदान करता है। भारत मंडपम ने नागरिक उड्डयन पर एशिया प्रांत मंत्री स्तरीय सम्मेलन में PM मोदी ने कहा, आज भारत दुनिया के शीर्ष नागरिक उड्डयन पारिस्थितिकी प्रणालियों के मजबूत स्तंभों में से एक बना हुआ है, क्योंकि हमारे नागरिक उड्डयन क्षेत्र की वृद्धि अभूतपूर्व है। सिर्फ 1 दशक में भारत ने एक बड़ा परिवर्तन दिखाया है। कुछ वर्षों में भारत एक विमानन विशिष्ट देश में से एक विमानन समावेशी देश में बदल गया है। एक समय था जब भारत में हवाई यात्रा केवल कुछ लोगों के लिए ही थी। कुछ बड़े शहरों में अच्छी हवाई कनेक्टिविटी थी, कुछ अमीर लोग नियमित रूप से हवाई यात्रा का लाभ उठाते। लेकिन आज भारत की स्थिति पूरी तरह से बदल गई है। आज हमारे Tier 2 और Tier 3 शहरों के नागरिक भी वहाँ से उड़ान भर रहे हैं। इसके लिए हमने पहल की है, नीतिगत बदलाव किए हैं और प्रणालियाँ विकसित की हैं। मुझे यकीन है कि आप भारत की उड़ान योजना का अध्ययन करें। क्षेत्रीय संपर्क की उत्कृष्ट योजना ने भारत में परिवर्धन और समावेशन को बढ़ाया है। यात्रा भारत के छोटे शहरों और निम्न मध्यम वर्ग तक पहुंच गई है। इस योजना के तहत अब तक 14 मिलियन यात्री यात्रा कर चुके हैं। इसमें से लाखों लोगों ने पहली बार हवाई जहाज़ को अंदर से देखा है। 10 साल में भारत में हवाई अड्डों की संख्या दोगुनी हो गई है। एयरलाइंस भी इस बात से वाकिफ़ हैं। यही
वजह है कि भारतीय एयरलाइंस ने 1200 से ज़्यादा नए विमानों का ऑर्डर दिया है। जम्मू कश्मीर भाजपा नेता अनुराग ठाकुर ने कहा, हमने अनुच्छेद 370 को हमेशा के लिए ख़त्म कर दिया है। क्या अनुच्छेद 370 को वापस लाना चाहिए? कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस के लोग कहते हैं कि वे अनुच्छेद 370 को वापस लाएंगे। आप कसम खाते हैं कि हम नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस को कभी सत्ता में नहीं आने देंगे। अनुच्छेद 370 कभी वापस नहीं आएगा। आप जम्मू कश्मीर से पीएसए क्यों हटाना चाहते हैं? विश्व आर्थिक मंच के संस्थापक और कार्यकारी अध्यक्ष प्रोफेसर क्लाव श्रॉफ का महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के साथ मुंबई के वर्षा बंगले में आरती की। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री फडणवीस ने सीजीआई आवास पर पीएम मोदी की गणेश पूजा को लेकर विवाद की निंदा की। कहा, हमने कुछ भी असामान्य नहीं। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने सेंट पीटर्सबर्ग के कॉन्स्टेंटिनोव्स्की पैलेस में भारत के प्रधानमंत्री, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल के साथ बैठक की। बातचीत के दौरान रूस के राष्ट्रपति ने 22 अक्टूबर को कजान में ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के दौरान भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ द्विपक्षीय बैठक आयोजित करने का प्रस्ताव रखा, ताकि मॉस्को की अपनी यात्रा के दौरान किए गए समझौतों के कार्यान्वयन पर संयुक्त कार्य के परिणामों का सारांश दिया जा सके और निकट भविष्य की संभावनाओं को रेखांकित किया जा सके। बदले में अजीत डोभाल ने प्रधानमंत्री की ओर से आभार व्यक्त किया। उन्होंने नरेंद्र मोदी की यूक्रेन की अपनी हालिया यात्रा के बारे में जानकारी साझा करने की तत्परता के बारे में भी बताया। स्वर्ण पदक विजेता भाला फेंक खिलाड़ी नवदीप सिंह ने प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात के दौरान उन्हें एक टोपी भेंट की और कहा, उनका ऑटोग्राफ लिया। जुलाई 2024 के महीने के लिए औद्योगिक उत्पादन सूचकांक की वृद्धि पर दर 4.8% है, जो जून 2024 के महीने में 4.7% थी। सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय। जयपुर राजस्थान कांग्रेस सांसद और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी के बयान पर राजस्थान की डिप्टी सीएम दिया कुमारी ने कहा, उनके बारे में बात करना समय की बर्बादी है। अगर आप अपने देश से प्यार करते हैं और आप देशभक्त हैं तो आप अपने देश के बारे में कहीं भी बुरा नहीं बोलेंगे, और वह विदेश जाकर अपने देश के बारे में बुरा बोल रहे हैं। यह उनका नज़रिया है, लेकिन यह सही नहीं है।